हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं यंग एवेंजर्स के बारे में एंड ये भी जानेंगे कि इनमें से कितने मेंबर MCU में आ चुके हैं एंड कितने आने वाले हैं। जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता दूं कि यंग एवेंजर्स बेसिकली एक एवेंजर्स फेल सेफ प्रोग्राम के अंदर आता है, जिसमें इन केस अर्थ के माइटिएस्ट हीरो जिन्हें हम एवेंजर्स के नाम से जानते हैं उनको कुछ हो जाता है या एवेंजर्स डिसबैंड हो जाती है, तो एवेंजर्स से रिलेटेड सुपर हीरोज को एकजुट किया जाएगा ताकि वो आने वाले थ्रेट से डील कर सके। वैसे तो इसको आप नेपोटिज्म वाले कैटेगरी में डाल सकते हैं, बट ये नेसेसरी है क्योंकि सुपर हीरो से रिलेटेड होने के कारण इनके पास पावर्स पहले से ही होती हैं, जिसके बाद इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग मिली होती है, तो इनका अपने पावर्स के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छे से होता है। सो इनसे बेस्ट ऑप्शन भी शायद ही मौजूद हो सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। वेल, यंग एवेंजर्स की बात को इस वक्त उठाने का मकसद ये है कि कॉमिक्स में इसकी पहल की शुरुआत आयरन लैड करता है, जो कि कैंग द कॉन्करर का ही एक वर्जन है, जिसको MCU के हिसाब से आप वेरिएंट कह सकते हैं। एंड अब कैंग द कॉन्करर MCU में दिख चुका है, तो इससे बेहतर टाइम क्या होगा यंग एवेंजर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। मे बी जिसको हम आयरन मैन का हेलमेट समझ रहे हैं वो असल में आयरन लैड का हेलमेट हो। एंड कॉमिक्स में आयरन लैड कहता भी है कि मैं फ्यूचर में कभी भी कैंग के जैसा नहीं बनूंगा, तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ही हु रिमेन्स मे बी आयरन लैड का फ्यूचर वर्जन है, जो कि अपने बातों पर खड़ा रहा और उसने खुद को कैंग द कॉन्करर जैसा नहीं बनने दिया। वैसे मैंने थ्योराइज किया था कि मे बी ही हु रिमेन्स हो सकता है कि टोनी का वंशज हो या फिर रे विलियम्स का, इसीलिए उसने टोनी का हेलमेट अपने कैसल में रखा हुआ था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। वेल, MCU की शुरुआत आयरन मैन से हुई थी, तो यंग एवेंजर्स की शुरुआत भी हम उनके लेगेसी से ही करते हैं, जो कि आयरन लैड हो सकता है या फिर आयरन हार्ट। आयरन लैड बेसिकली ही हु रिमेन्स का ही वो वर्जन है जो कैंग नहीं बनना चाहता था, और आयरन हार्ट वो बंदी है जो MCU में शायद तक आयरन मैन की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करे, जिसकी वजह से उसको एक डेडिकेटेड सीरीज दिया जा रहा है। और अगर हम डेडिकेटेड सीरीज एंड लेगेसी पास ऑन की बात करें तो हॉकाई सीरीज तो इसी चीज के ऊपर बेस्ड होने वाली है कि क्लिंट अपने हॉकाई के टाइटल को केट बिशप को पास ऑन करेगा, जिसकी ओरिजिन को भी हमने कवर कर रखा है, जिसको अगर आप इंटरेस्टेड है तो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। अब देखा जाए तो लेगेसी कैरी करने की या फिर एवेंजर्स के साथ काम करने की इच्छा सबसे पहले केसी लैंग ने जताई थी, जो कि स्कॉट की बेटी है, जिसने एंटमैन एंड द वास्प में ही कहा था कि वो एंटमैन की पार्टनर बनना चाहती है, लेकिन उस वक्त वो बच्ची थी। लेकिन एंड गेम में उसको बड़ा दिखाया गया है, प्लस एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में तो उसको रिकास्ट कर दिया गया है, विच शोज कि ये कैरेक्टर कितनी इंपॉर्टेंट है आने वाले मूवीज के लिए। एंड गेम में हमें एमा फॉर्मैन दिखाई गई थी, जिसको हटाकर अभी कैथरीन न्यूटन को लाया गया है, जो कि ब्लॉन्ड है। एंड ये बात इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉमिक्स में भी केसी ब्लॉन्ड ही थी। कॉमिक्स में केसी के पास भी एंटमैन के जैसे साइज को मैनिपुलेट करने की पावर्स थी, जो कि MCU में तो एक सूट पहनकर वो कर सकती है। प्लस कॉमिक्स में उसको स्ट्रेचर नाम दिया गया था, जो कि हमें मूवीज में भी सुनने को मिल सकता है। अब बारी आती है कैप्टन की लेगेसी को यंग एवेंजर्स में कैरी करने की, जो कि एली ब्रैडली करता है, जिसे हम लोगों ने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा है। ये असल में फर्स्ट ब्लैक कैप्टन अमेरिका इज़ाया ब्रैडली का पोता है। एंड भले ही इसका रोल बहुत ही छोटा था सीरीज में, लेकिन आने वाले समय में ये यंग एवेंजर्स का हिस्सा बन सकता है पेट्रियट के नाम से, ठीक वैसे ही जैसे कॉमिक्स में बना था। कॉमिक्स में भी इसके पास कोई पावर नहीं रहते हैं, लेकिन यंग एवेंजर्स में जुड़कर ये मदद करने के लिए झूठ बोलता है कि पास्ट में एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था उसके ग्रैंडपा के साथ, जिसके वजह से इसके पास सुपर सोल्जर वाली कैपेबिलिटी है, लेकिन असल में वो एक ड्रग्स यूज करता था। लेकिन किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि ये ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका को बचाने के चक्कर में जख्मी हो जाता है, जिसके बाद स्टीव अपना ब्लड डोनेट करने के लिए जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इज़ाया ब्रैडली ने पहले ही अपने पोते को ब्लड दे दिया है, जिसके बाद इसके अंदर सुपर सोल्जर वाले पावर्स कुछ हद तक आ जाते हैं। इसने अपने ड्रेस को कैप्टन के साइड की बकी के जैसे मॉडल किया था, और क्योंकि इसके पास सुपर सोल्जर वाले पावर आ चुके थे तो इसको यंग एवेंजर्स में बकी एंड स्टीव का कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब बात करें मिस अमेरिका ऑल्सो नोन एज अमेरिका चैवेस की, जिसका नाम भले ही कैप्टन अमेरिका से मैच खाता हो, लेकिन इसका दूर दूर तक कैप्टन अमेरिका से कोई वास्ता नहीं है, जिसको हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने वाले हैं। अब ये सुपर हीरो है तो इसके पास बेसिक सुपर हीरो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी वगैरह तो है,
है ही, साथ ही साथ ये डायमेंशनल ट्रैवल भी कर सकती है, जिसके वजह से वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक मेजर रोल अदा करने वाली है। तो अभी के लिए हम जादू टोना के डिपार्टमेंट यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के डिपार्टमेंट से मिस अमेरिका को ही मान लेते हैं। हालांकि यंग एवेंजर्स के अंदर जादू टोना का डिपार्टमेंट विक्कन के अंदर आता है, जो कि वांडा का बेटा है, जिसको कॉमिक्स में थॉर भी अडॉप्ट करता है और उनके क्रिएटर्स ने उसके लुक को मॉडल किया था थॉर के ऊपर। प्लस कॉमिक्स में उसको एसगार्डियन भी कहा गया है एक टाइम पे। तो विक्कन को आप थॉर एंड स्कारलेट विच का लेगेसी कैरी करने वाला या फिर उसकी कमी को पूरी करने वाला कैरेक्टर समझ सकते हैं। विक्कन का भाई स्पीड बेसिकली क्विकसिल्वर की लेगेसी को कैरी करेगा और एक स्पीडस्टर की जगह को फुलफिल करेगा यंग एवेंजर्स के अंदर। विक्कन एंड स्पीड का किड वर्जन हम लोगों ने वांडा विजन में देखा हुआ है, जो कि मल्टीवर्स में अभी कहाँ है फिलहाल के लिए ये किसी को भी नहीं मालूम, बट उनका ग्रोन अप वर्जन हमें बहुत जल्द दिखने वाला है, ये बात मालूम है क्योंकि उसका स्क्रीन टेस्ट वीडियो लीक हुआ था कुछ समय पहले। इसके अलावा किड लोकी भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कॉमिक्स के अंदर यंग एवेंजर्स का पार्ट रह चुका है और वो हमें एमसीयू में भी दिख चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि वो भी आने वाले समय में शायद तक यंग एवेंजर्स में जुड़ जाए। प्लस एमसीयू के अंदर उसे अच्छा दिखाया गया है तो डेफिनेटली यंग एवेंजर्स उसी की टीम बन सकती है। इसके अलावा जब मार्वल वालों से ये पूछा गया था कि हमें क्या किड लोकी दोबारा से देखने को मिलेगा, जिसके जवाब पे उन लोगों ने कहा था कि बेशक, लेकिन ये बेशक किसके लिए था, लोकी सीजन 2 के लिए या फिर यंग एवेंजर्स के लिए। अब बात करें कि हल्क की जगह कौन लेगा यंग एवेंजर्स के अंदर, तो उसको हल्किंग नाम दिया गया है। अब भले ही इसका नाम हल्किंग है, लेकिन इसका हल्क से लुक के अलावा कुछ भी मैच नहीं खाता, ना ही इसका कोई गामा रेडिएशन से कनेक्शन है। असल में यंग एवेंजर्स में हल्किंग हल्क के जैसे ही बिग हिटर का काम करता है और इसके स्ट्रेंथ का कारण हाफ क्री और हाफ स्क्रल होना है, ना कि कोई गामा रेडिएशन। बेसिक सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के अलावा ये सेफ शिफ्ट करके पंख भी निकाल सकता है, जिसके मदद से ऑफ कोर्स ये उड़ता है। कोर एवेंजर्स की टीम से सबकी कमी को पूरा करने वाले कैंडिडेट आपको यंग एवेंजर्स में मिल जाएंगे, सिवाय ब्लैक विडो, एंड उसकी कमी को शायद ही कोई पूरा करे क्योंकि इसने डिज्नी को ही शू कर दिया है। जस्ट किडिंग, ब्लैक विडो की लेगेसी को कैरी करने वाला कैरेक्टर येलेना बेलोवा है, लेकिन वो यंग एवेंजर्स में नहीं बल्कि डार्क एवेंजर्स या फिर थंडरबोल्ट में होगी, जिसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। वैसे इस एज क्राइटेरिया को माइंड में रखते हुए मैंने वॉकिंग टॉरस को भी साइड कर दिया था, क्योंकि ये बंदा आने वाले समय में फाल्कन की जगह लेगा कॉमिक्स के जैसे ही, बट वॉकिंग कभी यंग एवेंजर्स का हिस्सा नहीं बना, जबकि फाल्कन का नाम यंग एवेंजर्स में उसकी बेटी समांथा विल्सन लेकर आती है। लेकिन एमसीयू में शैन की शादी तक नहीं हुई, तो उसकी बेटी आने के चांसेस ही सबसे कम है, सिर्फ मल्टीवर्स के जरिए वो आ सकती है। वेल, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हल्किंग अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो चिंता ना करें, वो आने वाले सीक्रेट इन्वेंजन में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। वैसे न्यू एवेंजर्स से कैरोल डैनवर्स के कैप्टन मार्वल से भी इंस्पायर्ड होकर कुछ सुपर हीरोज यंग एवेंजर्स ज्वाइन करते हैं, जो कि है कमाला खान, ऑल्सो नोन एज मिस मार्वल, जिसको एक पूरी सीरीज दी जा रही है। साथ ही साथ वो कैप्टन मार्वल के सीक्वल में भी नजर आएगी मोनिका रैम्बो के साथ, जिसमें मे भी हमें 9 वार भी देखने को मिले, जो कि क्री प्रजाति से बिलोंग करता है, जिसके डीएनए में कॉकरोच के जीन को मिक्स किया गया था, जिसके वजह से उसके कुछ फीचर्स आ गए थे। प्लस आप उसको क्री का सुपर सोल्जर कह सकते हैं। इसका भी यंग एवेंजर्स में जाने का इंस्पिरेशन कैप्टन मार्वल ही रहती है। अब जब न्यू एवेंजर्स से कैप्टन मार्वल एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की लेगेसी को कैरी करने वाले के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जिक्र कर लिया है, तो वाकांडा के ब्लैक पैंथर को पीछे क्यों छोड़े, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए शूरी सामने आ सकती है ब्लैक पैंथर का ही मेंटल लेकर, क्योंकि कॉमिक्स में वो ब्लैक पैंथर बन चुकी है, तो इसकी एक पॉसिबिलिटी तो बनती ही है। प्लस वाकांडा से कोई ना कोई तो होना चाहिए यंग एवेंजर्स के अंदर जो कि उसको रिप्रेजेंट करे। स्पाइडरमैन भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि यंग एवेंजर्स की कैटेगरी में आता है, लेकिन उसको लाने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी होगी मार्वल वालों को। एंड जैसे कि रूमर्स आ रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम से, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसको इसका हिस्सा बनाएंगे, उल्टा वो लोग स्पाइडरवर्स के एडवेंचर में इसको भेज देंगे, क्योंकि एज वी ऑल नो तीनों स्पाइडरमैन हमें एक साथ शायद तक नो वे होम में दिख सकते हैं। सो गाइस, ये था यंग एवेंजर्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि उसमें कौन कौन हो सकते हैं एमसीयू में और उनका मकसद क्या हो सकता है। अगर आप मार्वल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर नजर डालें तो आपको एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम जैसा बड़ा क्रॉसओवर देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन वो लोग यंग एवेंजर्स को जरूर असेंबल कर रहे हैं। मेजॉरिटी सुपर हीरोज जो कॉम्प्रोमाइज्ड
हो गए हैं उनकी कमी को पूरा करे। सो गाइज, क्या लगता है आपको कि कौन होगा यंग एवेंजर्स का मेन विलन एंड आप उसके लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे इस वीडियो से कोई भी नई इंफॉर्मेशन मिली हो तो 10K का लाइक टारगेट कंप्लीट करने में अपना योगदान जरूर कीजिएगा एंड ग्रे लाइक बटन को ब्लू में बदल दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।